Hey guys, welcome back to my channel. Me, this is Kakul Gupta and saying you all hi. Hope you're well and doing your studies well also. So guys, in the previous video we have discussed about this chapter number 4, structure of atom, that is from class 9th. तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया था. So we have completed till page number 47. Okay, you can watch it in the previous video or in part 1. ठीक है? So today we will start from here. Okay guys, hear a sound when each stone strikes the wall. If he repeats his 10 times, he will hear the sound 10 times. But if a blindfolded child were to throw stones at a barbed wire fence, most of the stones would not hit the fencing and no sound would be heard. This is because there are lots of gaps in the fence which allow the stone to pass through them. तो गाइज हम किसकी बात कर रहे हैं? रुदरफोर्ड मॉडल की. रुदरफोर्ड का मॉडल क्या था? उसका मॉडल ये था कि जो उसकी गोल्ड फॉइल का मॉडल बनाया था उसने, रुदरफोर्ड ने, राइट? जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, दैट आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट ही जस्ट डिफ्लेक्ट दीज टू रेजेस. उसने कुछ रेज ली थी और डिफ्लेक्ट किया था, उन्हें आपस में भिड़वाया था. ओके, वी कैन से इट. तो जब भिड़े तो कुछ लोग इधर गए, कुछ लोग इधर आए, कुछ लोग इधर आए और कुछ लोग इधर आके गिर गए. तो ये सब, और कुछ लोग आपस में ही टकरा गए, ठीक है, और कुछ लोगों ने रिएक्ट ही नहीं किया. तो यही सेम चीज़ वो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, जो इसमें लिखी है कि इसका एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप ऐसे फेंकेंगे बॉल, कुछ बॉल हेयर करेंगे, कुछ नहीं देंगे, ये सब ऐसे दे रखा है. तो सेम वही अप्लाई होता है. ये एक एग्जाम्पल था. So by which you can understand Rutherford's model. Okay, अब हम इसकी वो पढ़ लेंगे जो इसने पॉइंट्स दे रखे हैं. As these points are very important to know and can come also in exam. So please read it very carefully. Okay, and if you want you can learn it whatever you want. It depends on you. I cannot force you. Okay, so starting reading this. Most of the space inside the atom is empty because most of the particles pass through the gold foil without getting deflected. मैंने आपको बताया इसका जो मतलब है सेंटेंस का वो ये है, मोस्ट ऑफ द स्पेस, बहुत सारी जगह एटम के अंदर खाली थी. क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे पार्टिकल्स थे वो पास हो गए, मतलब पास हो गए, उसमें से निकल गए गोल्ड फॉइल के विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड. मैंने आपको बताया कि कुछ ने साइड में गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गया, आपस में ही भिड़ गया, और कुछ भिड़े ही नहीं, कुछ ने कुछ किया ही नहीं. तो विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड ये वो वाले पार्टिकल्स हैं. ओके, सेकेंडली हम बात करेंगे वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग that the positive charge of the atom occupies very little space. कुछ पार्टिकल्स जो थे वह डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, वो अपनी जगह से खुद ही डिफ्लेक्ट हो गए, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, ये दिखाते हुए हमें कि जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम होता है वो कम जगह लेता है. ठीक है, ये लाइन आप मार्क करिए. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, इंपॉर्टेंट है. ओके, you should know. Next है हमारा, a very small fraction of a particle were deflected by, ठीक है, by 180 degree, indicating that all the positive charges and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. Okay, अब कुछ स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ अ पार्टिकल, कुछ फ्रैक्शन पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए 180 डिग्री के एंगल पे. क्या दर्शाते हुए, क्या जताते हुए? इंडिकेटिंग दैट द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड विद अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम. हमारे जो पॉजिटिव है वो लिटिल स्पेस लेते हैं, जो हमारे नेगेटिव है, नेगेटिव एटम्स हैं, वो स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, मतलब स्मॉल वॉल्यूम लेते हैं. फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 nanometer, 5 times less than the radius of the atom. Okay, this is also to be noted. This line, this para, you should know. And okay, on the basis of his experiment, okay, on the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom. अब इन सब के बेसिस पे उसने, रुदरफोर्ड ने, और मॉडल बनाए. काय का मॉडल बनाया? न्यूक्लियर मॉडल बनाया एटम का, विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स. उसमें क्या फीचर्स थे?
देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम, मतलब कि जो उसका पॉजिटिवली चार्ज एटम था वो न्यूक्लियस में था, सेंटर में बिल्कुल, ठीक है। नियरली ऑल ऑफ मास एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, जैसे कि हम जानते ही हैं ऑल ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, ओके। देन सॉरी गाइस, देयर वाज अ मिस्टेक, ओके। देन क्या हुआ, आफ्टर दैट he said the electrons revolve around the nucleus in the circular path, okay। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, जो न्यूक्लियस का साइज था वो बहुत छोटा था, जबकि हम कंपेयर करें उस साइज को एटम से तो वो एटम का जो साइज था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। बट मैंने आपको क्या बताया है, एटम बहुत छोटा है and it cannot be visible with our naked eyes, but ये होता है ना, जैसे कि हमारा एक बच्चा है, ठीक है, क्लास में एक बच्चा है, वो बहुत अच्छा पढ़ता है, उसको हमने वीक स्टूडेंट से कंपेयर कर दिया, ठीक है, तो वीक स्टूडेंट वीक रहेगा, है ना, बट जो तेज स्टूडेंट है वो तेज रहेगा। बट इन अदर कंडीशन उसका उल्टा करें हम, वीक स्टूडेंट्स को वीक थोड़े उससे ज़्यादा वीक से करवा दें तो वो तो बड़ा ही निकलेगा, वो ज्यादा समझदार निकल जाएगा तब। तो सेम यही कंडीशन है, एटम है तो वीक, ठीक है, एटम इज वेरी वीक, वीक वैसे नहीं मतलब छोटा है, लेकिन जब उसको और उससे छोटे से मतलब कंपेयर कर गया न्यूक्लियस से तो वो साइज बड़ा हो गया उसका, ठीक है। ये मैंने आपको थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया बिकॉज इट कैन कम इन एग्जाम एज इट इज द मेन पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जो पढ़ाया गया वो तो ये है कि एटम बहुत छोटा है। अब ये उन बच्चों के लिए जो ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हैं फिर वो वही छाप के आ जाते हैं पेपर में, तो इसलिए उन लोगों के लिए मैंने बताया था एटम बहुत छोटा है, कहीं वो एटम बहुत छोटा लिखा है जब न्यूक्लियस के बारे में पूछा जाए, तो इसलिए मैंने आपको समझाया कि जब इसकी न्यूक्लियस से वो होगी तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा निकलेगा साइज में। अब हर चीज़ का ड्रॉबैक होता है, आप कुछ काम करते हैं उसका ड्रॉबैक उसका फल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हर चीज का जो हम काम करते हैं उसका फल तो हमें मिलता ही है, ठीक है, दैट इज रिजल्ट, ठीक है। बट उसके अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें, नेगेटिव वे में अगर हम उसके रिजल्ट की बात करें तो हम उसे ड्रॉबैक कह सकते हैं, ओके। सो उसका ड्रॉबैक देखते हैं हम रुदरफोर्ड के मॉडल का। द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। जो रिवॉल्यूशन था इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर ऑर्बिट का, न्यूक्लियस है, सी मैं आपको ऑर्बिट बताती हूँ, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद शेल्स हैं इसकी, बोर्स मॉडल, ओके। फिर इसके बाद इसकी शेल्स हैं KLMN, ठीक है, वो इसकी शेल्स हो गई। आफ्टर दैट जो हमारा न्यूक्लियस था ये सर्कुलर ऑर्बिट है इसका, ठीक है, तो ये स्टेबल होगा या नहीं होगा बताओ, is it stable or not? Okay, it will not be stable because orbit is not expected to stable. It is written there, that's why I was asking you, but you guys were not answering as you can also not answer, okay. Next step, during acceleration charged particles would radiate energy, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form of that. We know that atoms are quite stable. हमें पता है कि एटम्स जो हैं वो थोड़े क्वाइट स्टेबल है, मतलब थोड़ा स्टेबल कर सकते हैं वो, दे कैन बी स्टेबल, दे कैन स्टेबल as compared to nucleus, as compared to electrons, as they are not stable, okay, in the orbits. So that is which is Bohr's model of atom. We have discussed, okay, this was discussed, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड बोर्स मॉडल गर्ल्स मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, आई थिंक सो, ओके, मैंने ऊपर ही बता दिया आपको बोर्स मॉडल, ठीक है। तो उसमें ये न्यूक्लियस हो गया, KLMN शेल हो गई। अब ये हम पढ़ेंगे कि KLMN जो शेल्स होती हैं हमारी, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट शेल्स। सी, अब प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड।
देखिए हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है, दैट इज Z। ओके, हमारा एटॉमिक नंबर है Z, ठीक है। K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, KLMN शेल हो गई हमारी। Z है, हम किसका लें, हम लेंगे सेकंड, ठीक है, हीलियम। हीलियम का लिया हमने, K शेल में से 2 जाते हैं, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप K शेल का निकालेंगे, K इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है 1, ठीक है। तो इसका हम कैसे निकालते हैं, वेट, K इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, दे रखा है K शेल का, N इज इक्वल्स टू 1, तो 2N स्क्वायर निकाला जाता है। तो 2N1 और 2, ठीक है, तो 2 इंटू 2 2 सो 2 इंटू 2 इज 1, वो सॉरी 2 ओके, ये हो गया। अब हमारे पास यानी कि हीलियम का जो है वो है 2Z, ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब हमें इसे KLM शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। K शेल में 2 आते हैं और 2 यहाँ पे है, तो हम 2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 होते तो एक हमारा L शेल में चला जाता। अगर हमारे पास उससे ज़्यादा होते, जो इस शेल में हमारे 8 आ सकते हैं, ठीक है, तो 8 9 10। अगर हमारे पास 11 होते, 11 जिसका एटॉमिक नंबर होता है, वो अगर हमारे पास एलिमेंट होता तो हमारा M शेल में भी 1 आता, ठीक है। ऐसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। अगर गाइस आप लोगों को इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए, इफ़ यू वांट इट, तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल ब्रिंग दैट वीडियो फॉर यू ऑल। ओके, ये ही सब मैंने आपको बता दिया। वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, तो वैलेंसी की जो बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जब जो चीज़ हम दे रहे हैं, ठीक है, तो वैलेंसी की वो क्या होती है डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंसी। सी, हम हीलियम का ही लेंगे, 2 है, ठीक है, KLM शेल हमारी 2 है, K, ठीक है, दैट इज Z। हमारे पास वो सब नहीं है। अब आउटर मोस्ट शेल जो इसकी होगी वो 2 ही होगी, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी भी 2 ही होगी। ना इसे देने की जरूरत है, नॉट टू गेन नॉट टू लूज, सो देयर इज नो आर्ग्यू ऑन दिस, सो 2 ही होगी इसकी। अब हम बात करें थर्ड एलिमेंट की, तो थर्ड एलिमेंट हमारा है लिथियम, जिसकी वैलेंसी निकालेंगे हम, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है, KLM शेल लिखते हैं और वैलेंसी लिखते हैं। ओके, तो K इसकी शेल है 2 और L शेल में 1 आया, क्योंकि मैंने बताया आपको 2 ही आते हैं, तो जितने बचते हैं वो यहाँ पे आता है 1। अब इसकी हम वैलेंसी निकालेंगे, तो ये जो 1 है इसमें हमें कितना देना पड़ेगा। ओके, ये जो 1 है इसमें हमें कितना देना पड़ेगा वो हमें बताना है, ठीक है, वेट, ठीक है, तो हमें कितना देना पड़ेगा, तो इसमें हम 1 अगर इसको दे देंगे, क्योंकि हम इसमें 8 बनाने के लिए 7 तो जोड़ नहीं सकते ना, ज़्यादा नंबर हो जाएगा हमारे पास, तो हम 1 दे ही देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना, तो वी शैल लीव इट। तो हमारी जो वैलेंसी होगी वो 0 होगी, ना हमने मतलब कि जो दिया है उसके बाद हमारा 0 बचता है, तो दैट इज आवर वैलेंसी। अगर हम जो लेते हैं उसके जो हम जैसे 7 लेते तो हमारी वैलेंसी जो होती वो 7 होती। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट वैलेंसी। ये हमारे हीलियम है, लिथियम है, वो सॉरी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम में कैल्शियम इसमें नहीं है, बट मैंने 20 ही बच्चों को पढ़ाए हैं 9th क्लास में। आपको 18 ही आने चाहिए, बट 20 याद कर लेंगे तो वो मतलब जो नंबर रहेगा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आप ये देखिए, आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए ऑन टिप्स। यू शुड लर्न योर पीरियोडिक टेबल ऑन टिप्स।
because it is the main table in the full chapter that will help you to understand the full chapter and other chapters related to chemistry. This is a basic table to learn. Okay, तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ये सब मैंने पढ़ा रखा है. अब मैंने आपसे जैसे कहा था, फर्स्ट में ही कह दिया था मैंने पार्ट में, आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ इट, नॉट आई विल रीड द फुल चैप्टर एज अ टीचर बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट माई वीडियो अंडर अ टाइम पीरियड. सो बट या आई कैन से 100% दैट यू विल नॉट बी मिस्ड एनी ऑफ द टॉपिक दैट यू शुड नो. ओके, तो हम एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे. एटॉमिक नंबर क्या होता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे. सी, एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर, तो द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज एन एटॉमिक नंबर. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर. जितना भी मतलब नंबर ऑफ प्रेजेंट, ठीक है, जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियस है वो कितने हैं एटम में प्रेजेंट, मतलब एक एटम में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एटॉमिक नंबर उसका क्या कहते हैं, वो होता है जो बताता है. नेक्स्ट है हमारा मास नंबर. मास नंबर द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एज मास नंबर. जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है वो हमारा मास नंबर होता है. क्लियर? दिस वॉज योर मास नंबर. मेन टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है जो हम इसमें नहीं कवर करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज इन दिस टॉपिक पे मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन दूंगी एज इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड in that I will tell you also the basic और easiest way to learn periodic table, प्लस आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी मैं इसके, क्योंकि 9th क्लास में आई नो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोगों को बनाने में टाइम नहीं लगे, इसलिए मैं आपको नोट्स भी साथ में PDF की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगी अपनी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में. होप यू लाइक इट. सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon to never miss any update from Kakul Gupta. Okay, bye bye, see you and take care. Always learn with Kakul Gupta #Gupta classes. Bye.